अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। 7 सीटों पर हुए उपचुनाव का रिजल्ट आ गया है 6 नवंबर को, और ये जो नतीजा आया है बहुत हैराने वाला, चौंकाने वाला है, और ये बताता है कि अगर अपोजिशन पार्टियों का यही सियासी तरीक़ेकार रहा तो फिर 2024 में बीजेपी को रोकना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। 7 सीटों में से 4 जगहों पर बीजेपी को जीत मिली है और सिर्फ 3 जगहों पर बीजेपी के अलावा पार्टियों को जीत मिली है। और हैरान कर देने वाली बात सबसे ज्यादा यह है कि बिहार में जब महागठबंधन है, यानी आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस एक साथ है, इसके बावजूद वहां गोपालगंज में बीजेपी को जीत मिल गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लखीमपुरी में जहां किसानों पर गाड़ी चला दी गई थी, किसानों का कत्ल किया था बीजेपी के नेता ने, वहां भी बीजेपी ने शानदार जीत हासिल कर ली है। आखिर ये क्यों और कैसे हुआ, आइए तफसील से जानते हैं क्या है पूरा मामला। बात करते हैं सबसे पहले बिहार की। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए, एक मकामा जो मुंगेर में है और दूसरे गोपालगंज में। मकामा सीट पर आरजेडी ने जीत हासिल की, इससे पहले भी आरजेडी को ही जीत मिली थी। दरअसल हुआ यह था कि आरजेडी के वहां से विधायक थे अनंत सिंह, वो एक तरह से दबंग लीडर है, उनको सजा हुई और सजा हो जाने की वजह से उनकी रुकनियत रद्द हो गई। दोबारा उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में आरजेडी ने उनकी बीवी नीलम देवी को उम्मीदवार बनाया। दूसरी तरफ बीजेपी ने लल्लन सिंह की बीवी सोनम देवी को उम्मीदवार बनाया। लल्लन सिंह पहले जेडीयू में थे, लेकिन पिछले दिनों जेडीयू से उनका रिश्ता खराब हो गया। इस चुनाव में 17,000 से अनंत सिंह की बीवी नीलम देवी ने सोनम देवी को हरा दिया। आरजेडी की पहले सीट थी, अब भी आरजेडी की सीट हो गई। अहम मामला गोपालगंज का है। गोपालगंज में बीजेपी एक तरफ चुनाव लड़ रही थी, दूसरी तरफ आरजेडी थी, और आरजेडी के जो उम्मीदवार थे वो पूरे महागठबंधन के उम्मीदवार थे, यानी जेडीयू के भी वही उम्मीदवार थे, कांग्रेस के भी वही उम्मीदवार थे। वहां ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदा भी अब्दुल सलाम थे। इसके अलावा बहुजन समाजवादी पार्टी से इंदिरा यादव भी उम्मीदवार थी। इस सीट पर, यानी गोपालगंज विधानसभा सीट पर बीजेपी की उम्मीदवार कुसुम देवी ने आरजेडी के उम्मीदवार को महज 1800 वोटों से शिकस्त से दो-चार किया। यहां बीजेपी को पहले जीत मिली थी 2020 में, सुभाष यादव, उनका इंतकाल हो गया, दोबारा उपचुनाव हुआ और बीजेपी ने उनकी बीवी को उम्मीदवार बनाया और बीजेपी को उम्मीदवार जीत भी गई। अब यहां बीजेपी की जो जीत हुई है, उस जीत के लिए कुछ लोग कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की फैमिली ही जिम्मेदार है बीजेपी की जीत के लिए। लालू प्रसाद यादव के खानदान ने खुद उनके खानदान को हरा दिया। मामला क्या है वो जानिए। दरअसल यहां बीजेपी से उम्मीदवार थी इंदिरा यादव। इंदिरा यादव को 8,000 कुछ वोट मिले और बीजेपी की जो जीत हुई है महज 1800 वोट से। तो अगर ये 8,000 वोट इंदिरा यादव के अगर आरजेडी को मिल जाते तो आरजेडी शानदार जीत हासिल कर लेती। अब ये इंदिरा यादव तेजस्वी यादव की ममानी है, लालू प्रसाद के एक साले हैं जिनका नाम है साधु यादव, उनकी ये बीवी है नीलम देवी, और इन्होंने जीत हासिल की। एक तरह से लालू प्रसाद यादव की जो साली है उन्होंने ही 8,000 वोट काट करके जिता दिया है बीजेपी उम्मीदवार को। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी यहाँ लोग जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार थे अब्दुल सलाम, और उन्होंने 1,000 नहीं, 2,000 नहीं, बल्कि 12,000 वोट हासिल किया है। और 12,000 वोट एमआईएम के उम्मीदवार का हासिल कर लेना एक तरह से उनकी एक बड़ी कामयाबी है, और इसकी वजह से भी आरजेडी को वोट नहीं मिला और उनकी हार हुई है। अब लोग असदुद्दीन ओवैसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ओवैसी ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि हमसे ज्यादा जिम्मेदार खुद लालू प्रसाद यादव की साली और बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव की ममानी है, जिन्होंने 8,000 से ज्यादा वोट काट लिया और उसकी वजह से बीजेपी की जीत हो गई है। सॉरी, अख्तरुल ईमान वो सीधे टीवी चैनल पर कह रहे हैं कि अगर आरजेडी ये चाहती है कि एमआईएम उसको सपोर्ट करे, एमआईएम उसकी जीत में अपना कलीदी किरदार अदा करे, तो आरजेडी को हमारे साथ आना होगा, बैठना होगा। आरजेडी एमआईएम के वजूद को बिहार में नकार नहीं सकती, और एक तरह से कह लीजिए एमआईएम ने भी आरजेडी को बड़ा झटका दिया है। आपको याद होगा पिछले दिनों ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 जीते हुए विधायकों को आरजेडी ने तोड़कर अपने साथ शामिल कर लिया था, और एमआईएम को यह बहुत बड़ा झटका लगा था। और पॉलिटिक्स में उसूल होता है कि अगर कोई पार्टी किसी को हराना चाहती है, किसी को झटका देती है, तो पार्टी भी अपनी सतह पर उस दूसरी पार्टी से इंतकाम लेने की, बदला लेने की कोशिश करती है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में एक छोटी पार्टी है, बड़े पैमाने पर यकीनन इंतकाम नहीं ले सकती थी, लेकिन उसके लिए यही बड़ी बात है, उसका जो एहसास है कि हमारे 12,000 वोट हासिल करने की वजह से आरजेडी के उम्मीदवार की हार हो गई है, तो ये उसकी अपनी एक बड़ी कामयाबी है, और बिहार के जो लीडर एमआईएम के उस अपनी एक बड़ी कामयाबी मान रहे हैं।
कि उसने हमारे 4 विधायकों को तोड़ लिया। हम उसके विधायकों को अपनी तरफ नहीं ला सके, लेकिन कम से कम हमारे अंदर, हमारी पार्टी में, हमारे उम्मीदवार में इतनी काबिलियत और लियाकत है कि हम आरजेडी को हरा सकते हैं, उनके वोट बैंक को अपनी तरफ ला सकते हैं। और एक मैसेज है आरजेडी के लिए एमआईएम की तरफ से कि अगले चुनाव में साथ मिलकर बैठना होगा। बिहार में एमआईएम के फैक्टर को, एमआईएम के वजूद को एक तरह से नकारा नहीं जा सकता है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुरी में पिछले साल क्या हुआ आपको मालूम है कि 4 से ज्यादा किसानों को गाड़ी चलाकर मार दिया गया था और मारने वाले बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर के बेटे शामिल थे। एक तरह से मामला सामने आया कि जो बीजेपी सरकार है किसान विरोधी है। उन दिनों किसानों का प्रोटेस्ट भी चल रहा था, बड़ा हंगामा हुआ था, सब लोग गए थे। लेकिन उस लखीमपुरी की विधानसभा सीट जहां गोला है, वहां बीजेपी के उम्मीदवार ने एक बड़ी जीत हासिल की, यानी 70,000 वोटों से ज्यादा से जीत हासिल की है। दरअसल यहां अरविंद गिरी बीजेपी के पहले जीते हुए थे, उनका निधन हो गया तो उनकी जगह अमन गिरी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। इन्होंने जीत हासिल कर ली। समाजवादी पार्टी से विनय तिवारी उम्मीदवार थे। बहुजन समाजवादी पार्टी का भी अच्छा खासा वोट है, लेकिन उन्होंने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। एमआईएम के भी यहाँ उम्मीदवार नहीं थे। यहाँ भी बीजेपी के उम्मीदवार ने शानदार जीत हासिल कर ली। अब इसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, अलग अलग लोग सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने इस विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए भी पूरी ताकत लगाई थी, पूरी कोशिश की थी। योगी आदित्यनाथ खुद गए थे चुनाव के दौरान वोट मांगने के लिए, उन्होंने सभा की थी, घर घर जाकर वोट मांगा था। बीजेपी के दोनों उप मुख्यमंत्री खाओ ब्रजेश ठाकुर हो या मौर्य हो, दोनों गए थे, दोनों ने वोट मांगा था। और भी कई सारे लीडर गए थे, उन्होंने रैलियां की थी। और जिस तरीके से एक मुस्तकिल चुनाव में पूरी कोशिश और जिद्दोजहद होती है, वैसे उपचुनाव के लिए बीजेपी के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और दूसरे नेताओं ने की थी, तब जाकर के बीजेपी को जीत मिली है। दूसरी तरफ समाजवादी के सदर और सरबराह अखिलेश यादव वोट मांगने नहीं गए थे इस सीट पर विनय तिवारी के लिए। इसके अलावा भी जो समाजवादी के दूसरे बड़े नेता है वो नजर नहीं आए। विनय तिवारी ने खुद अपनी सतह पर कोशिश की और यह समाजवादी पार्टी की हार का जरिया बना। समाजवादी पार्टी के अब दूसरे नेता कह रहे हैं कि मिली भगत की वजह से, इलेक्शन कमीशन की बेईमानी की वजह से बीजेपी की जीत हुई है, ईमानदारी की वजह से जीत नहीं हुई है। सुनिए समाजवादी पार्टी के स्पोक पर्सन को इनका क्या कहना है। देखिए, गोला उपचुनाव में जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने जीत हासिल की है, मायावती जी गोला उपचुनाव की हकीकत जानती हैं, लेकिन मायावती जी सच नहीं बोलेंगी क्योंकि उनको सच बोलने से डर लगता है। राकेश टिकैत का भी बयान सामने आया है, क्योंकि लखीमपुरी बड़ा अहम मामला है, वहां किसान हैं और किसानों का वोट समाजवादी को मिलना चाहिए था, लेकिन बीजेपी को क्यों चला गया। तो राकेश टिकैत ने भी कह दिया कि ये जिताया गया है, ईमानदारी की जीत नहीं हुई है, ईवीएम की वजह से बीजेपी की जीत हुई है। राकेश टिकैत ऐसा कह रहे हैं, आप सुनिए इनको भी। नहीं, हम नहीं गए। बीजेपी वहाँ पर जीत गई हो। बेईमानने से सब जीतेंगे, चिंता कुछ ना करो। सब बेईमानने से सारा काम होगा। अगला टारगेट प्रेस का भी है, अपनी जितने दिन जान बचानी बचा लो। अगला टारगेट प्रेस है। बेईमानी जब होगी तो कोई असर नहीं पड़ेगा। इन्हीं का इलेक्शन कमीशन है, इन्हीं की कोर्ट कचहरी है, इन्हीं के ही अधिकारी है, सब इन्हीं के ही है। सब बेईमानी से होगा। जब पूरी प्रदेश सरकार बेईमानी से बनी है तो ये भी बढ़ेगा। यही जीतेंगे, बेईमानी से जीतेंगे बेईमानी से। जनता वोट नहीं दे रही, लेकिन बेईमानी नहीं करेंगे, यही जीतेंगे। उसमें देखो कुछ, क्योंकि गांव के लोग लाठी लेकर तैयार रहेंगे। और भी लोगों का अलग अलग वर्जन है। जो गोला विधानसभा की सीट उत्तर प्रदेश में यहाँ 3,90,000 वोट है और इसमें 1,24,000 वोट हासिल किया अमन गिरी ने, जबकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने सिर्फ 90,000 वोट ही हासिल किया है। इसके अलावा और जगह जहां उपचुनाव हुए थे और बीजेपी को जीत मिली है, उसमें हरियाणा शामिल है। हरियाणा में बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की, 51% वोट हासिल किया। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जिनको सिर्फ 39% ही वोट मिला।
एक और जगह जहां बीजेपी को जीत मिली है वो उड़ीसा है। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल के दरमियान मुकाबला था। बीजेपी ने वहां भी अच्छे खासे वोटों से जीत हासिल कर ली है। महाराष्ट्र में एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसने 70% से ज़्यादा वोट ला करके जीत हासिल की है। उसके अलावा एक सीट तेलंगाना की थी, वहाँ भी उपचुनाव हुआ। बीजेपी और केसीआर के उम्मीदवार जो है मुकाबले में थे और वहाँ जो टीआरएस है या जो चंद्रशेखर राव है उनकी पार्टी के उम्मीदवार ने 10,000 वोटों से जीत हासिल की, लेकिन बीजेपी ने वहाँ भी अच्छा खासा मुकाबला दिया केसीआर को या तेलंगाना राष्ट्रीय तेलंगाना पार्टी को। तो बीजेपी तमाम जगहों पर रही, उसमें से 4 जगह पर बीजेपी ने जीत हासिल की, 3 जगहों पर ही सिर्फ बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। गोपालगंज में और लखीमपुरी में बीजेपी की जीत और उधर आरजेडी और इधर समाजवादी पार्टी की हार सबसे ज़्यादा लोगों की तवज्जो का मौजू है, मौजू बहस है कि आखिर इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी ज़िमनी चुनाव में भी बीजेपी जीत रही है, आखिर क्यों? और यही अगर अपोजिशन की पॉलिसी रही तो 2024 में बीजेपी को रोकने का जिस तरह से ख्वाब देखा जा रहा है बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप इन चुनावों के रिजल्ट के बारे में क्या समझते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मिलर टाइम्स को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट कीजिए और हमें माली तौर पर भी मजबूत कीजिए। मिलर टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।